आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीन्स बैंक समाधान विवरण। ठीक है, जब कोई बिजनेसमैन बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता है तब क्या होता है, उसकी कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से भी रिलेटेड होती है, कुछ ट्रांजैक्शन उसकी कैश से भी रिलेटेड होती है। आप लोगों ने भी जब बैंक में अगर अकाउंट खुलवाया होगा तो बैंक वाले आपको एक पासबुक देते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं 2 कॉलम कैश बुक। क्या बनाते हैं? 2 कॉलम कैश बुक। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मैच नहीं करता, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण। देखिए, समाधान किसका होता है? समाधान होता है किसी भी प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि किस वजह से, क्या रीज़न ऐसा होता है जिसकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं करते। तो उसको ढूंढना है और उसको ठीक करना है, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप जानते हैं बेटा, जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलने पर आपको एक पासबुक मिलती है। क्या मिलती है? पासबुक। और आपने इससे पहले वाला एक चैप्टर था सब्सिडी बुक्स का, उसमें आपने पढ़ा था 2 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर क्या होता है, कैश कॉलम होता है और एक क्या होता है, बैंक कॉलम। उससे भी पहले आपने पढ़ा था सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें केवल कॉलम किसका था? कैश का। तो ऐसे बिजनेसमैन जो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं उन्हें बैंक रिकंसिलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन बैंक से हो ही नहीं रही, वो क्या दिखा रहे हैं, अपना कैश कॉलम ही दिखा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बैंक से ट्रांजैक्शन करता है उसे क्या करना पड़ता है, कभी ना कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका क्या रीज़न होता है? उसका क्या रीज़न है? प्रैक्टिकल लाइफ में 11th के बाद कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए, कहीं पे भी आप तैयारी करोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप CA करो, CS करो, CWA करो, MBA करो, ये वाला टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। तो हमें पता है कि हम लोग क्या बनाते हैं, एक हम बनाते हैं अपनी कैश बुक। क्या बनाते हैं? और बैंक हमें क्या देता है? हमें पासबुक। बैंक क्या देता है हमें? पासबुक। तो अगर हमारी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए तो क्या हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा? नॉर्मली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ये मैच नहीं होता तब हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या रीज़न ऐसा होता है जिसकी वजह से ये बैलेंस मैच नहीं करता? क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं करते? ठीक है। तो उससे भी पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन को रीड करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले उस ट्रांजैक्शन का नॉलेज या उस ट्रांजैक्शन की इंटीमेशन सबसे पहले किसे मिलेगी? दो होते हैं यहाँ पे, एक आप खुद होते हो और एक बैंक होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस का पहले आपको पता लगता है और कुछ ट्रांजैक्शन का बैंक को पहले पता लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने कैश जमा करवाया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो ये किसको पहले पता लगेगा कि आज मैं बैंक में जाके पैसे जमा करवाने जाऊंगा? तो ये मुझे पता लगेगा। बैंक को तो तब पता लगेगा ना जब वो बैंक में मैं पैसे जमा करवा दूंगा। इसी तरह कई बार क्या होता है कि आपने किसी को पेमेंट कर दिया चेक से, आपने किसी को चेक इशू कर दिया, तो इसका किसको पता लगेगा? पहले आपको पता लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउड करता है, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट अलाउड करता है तो ये किसको पहले पता लगेगा? बैंक को।
तो सबसे पहले आपको यही देखना है हर ट्रांजैक्शन में कि पहले इसकी इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की नॉलेज सबसे पहले किसके पास आएगी, आपके पास होगी या बैंक के पास होगी। अगर आपके पास है तो आप अपनी कैश बुक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। अगर बैंक को नॉलेज का पता लगेगा, बैंक को उस ट्रांजैक्शन का पहले पता लगेगा, तो वो पासबुक पे क्या इफेक्ट करेगी वो देखना है। ठीक है, सपोज करो कुछ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिख के देखता हूँ और आप बताइएगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा, आगे से मैं कैश बुक के लिए सी इस्तेमाल करूंगा और पासबुक के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, पी। तो कैश बुक मीन्स सी फॉर कैश बुक और पी फॉर पासबुक। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है कि चेक्स इशूड बट नॉट yet presented for payment। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड का मतलब क्या है, आपने अपने किसी क्रेडिटर को या किसी भी लाइबिलिटीज को क्या करा, चेक से पेमेंट कर दिया। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने चेक इशू कर दिया उसे कि ये लो भाई, जाओ मेरे खाते से, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना। तो जो चेक आपने इशू किया है वो आपकी तरफ से तो इशू हो गया, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी वो जिस पर्सन को आपने चेक इशू किया है अभी वो चेक लेके अपनी जेब में ही घूम रहा है। बैंक रिकंसिलिएशन फॉर 1 मंथ के लिए बनाई जाती है, कोई 1 वीक के लिए भी बना लेता है, कोई 15 दिनों के लिए भी। नॉर्मली क्या होता है 1 मंथ के लिए। अब मान लीजिए जैसे आज क्या है, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है और आज 12 सितंबर है। आज मान लीजिए 12 सितंबर को मैंने एक मिस्टर एक्स को चेक दे दिया कि भाई 10,000 रुपये मेरे खाते से निकाल लेना, ये लो 10,000 रुपये का चेक। तो आज के दिन ही इसकी इंफॉर्मेशन किसको पहले पता लगेगी, बैंक को नहीं लगेगी, पहले मुझे लगेगी। क्यों, क्योंकि उसकी पेमेंट मैं कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही चेक इशू किया तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि भाई मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर सपोज करो मेरे 1,00,000 रुपये अकाउंट में पड़े हैं और मैंने किसी को 10,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई ये जाएगा मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लेगा, और उससे क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस जो है अकॉर्डिंग टू मी वो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। लेकिन जिस मिस्टर एक्स को मैंने चेक दिया वो पूरा सितंबर निकल गया, पूरा सितंबर क्लोज हो गया, खत्म हो गया सितंबर, और वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो बैंक वाले, तो जिस मिस्टर एक्स को आपने क्या दिया था, चेक दिया था, वो पूरा सितंबर निकल गया और वो चेक लेके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है कि हम आपके अकाउंट को तब डिटेक्ट करेंगे जब वो चेक हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वो आपके कहने पे नहीं, वो आपका जो सोर्स होता है ना, जो आपने इशू किया चेक, जब तक वो उनके सामने नहीं आएगा तब तक वो उसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप चेक इशू करोगे किसी पर्सन को तो आप अपनी कैश बुक को क्या सोच रहे हो, आप बताओ। पहली बात कि चेक आपने इशू किया तो इसकी इंफॉर्मेशन का फर्स्ट नॉलेज किसके पास होगी, आपके पास होगी या बैंक के पास होगी, आपके पास होगी। तो आपके पास है तो आप अपनी कैश बुक को क्या करोगे, माइनस करोगे, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हो किसी को। इशू करने मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दिया आपने, तो जैसे ही आप उसको चेक से पेमेंट करोगे आपने सोचा मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट ही नहीं हुआ वो पेमेंट लेने के लिए, तो आपका बैंक बैलेंस तो अभी भी पासबुक का बैलेंस तो क्या है, आपके हिसाब से क्या है, ज्यादा है। आपके हिसाब से क्या है, पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और आपने कैश बुक का बैलेंस क्या कर रखा है, कम कर रखा है, तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो याद रखना कि जब भी चेक इशू होगा और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो कैश बुक के केस में आपको उसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आपने उसे क्या कर रखा है, माइनस। पहला निशान जो आपने बनाना है उसको आप देखेंगे, अगर वो निशान आपका सही हो गया तो समझ लो आपने सारा कैश बैंक रिकंसिलिएशन को कर लोगे आप। अब जैसे मान लो सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होती है,
चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट यट क्लियर्ड या क्रेडिटेड, एक ही बात है। नॉट क्रेडिटेड, नॉट डिपॉजिटेड, नॉट क्लियर्ड, एक ही बात है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपने चेक क्या करा है, बैंक में डिपॉजिट किया है। कौन से चेक आप बैंक में जमा करवाते हो? जो आपको आपके डेटर देते हैं। किसी से आपने पैसा लेना था, आप उसके पास गए, उसने कहा भाई मैं आपको अभी पैसे तो नहीं, कैश तो नहीं है, मैं चेक दे दूँ, चल जाएगा? हमने कहा ठीक है चल जाएगा। अब वो चेक आपके पास जो आया है उसको आप, तब तक वो क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसे अपने बैंक में डिपॉजिट ना कर दें। तो मान लीजिए आपको सितंबर की 29 तारीख को किसी ने चेक दे दिया और आपने उसे 29 तारीख को बैंक में जाके जमा भी करवा दिया। तो ये इंफॉर्मेशन कि आप चेक जमा करवा रहे हो, इस इंफॉर्मेशन के सबसे पहले किसके पास इंटीमेशन होगा? किसके पास इंटीमेशन होगा? आपके पास होगा, हमारे पास होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप चेक बैंक में जमा करवा रहे हो तो आप अपनी कैश बुक को क्या कर दोगे? प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन चेक जो आपने जमा करवाया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक, चेक जो आपने जमा करवाया बैंक में वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब आपने तो अपनी कैश बुक जमा करवा दी, लेकिन बैंक ने अभी आपकी पासबुक को प्लस नहीं किया है। क्यों नहीं किया? अब आप तो कह रहे हो कि भाई हमने चेक जमा करवा दिया, हमारे खाते में पैसे आ जाने चाहिए, हमारे अकाउंट को क्या होना चाहिए था? बढ़ जाना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। तो आप बैंक से पूछते जी आपने अभी हमारे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले? जिस व्यक्ति ने आपको चेक से पेमेंट की थी उसका चेक आपने बैंक में जमा करवा दिया, तो आप तो यही सोच रहे हो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा। देखिए, पासबुक में लिखने का राइट आपके पास नहीं होता, आपका राइट केवल लिखने का किसका होता है? कैश बुक में। पासबुक में कौन लिखता है? बैंक। नहीं तो सब लोग अपनी अपनी एक एक जीरो पासबुक में बढ़ाते रहेंगे और अपने क्या होगा? अमीर बनते रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। पासबुक में लिखने का राइट बैंक का होता है, कैश बुक में लिखने का राइट हमारा होता है। तो जैसे ही आपने एक चेक बैंक में जमा करवाया, क्लियर नहीं हुआ वो, तो आपने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी है। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न था कि चेक को क्लियर होने में कम से कम 3 वर्किंग डेज लगते हैं। मान लीजिए आपने 29 सितंबर को जमा करवाया था, 30 सितंबर का संडे आ गया मान लीजिए, और कोई 1 तारीख का कोई और हॉलीडे आ गया, तो बैंक कहता है आपको कि जो चेक आपने जमा करवाया हमें मिल तो गया है, लेकिन अभी दूसरे बैंक ने इसकी क्लियरेंस नहीं दी है कि भाई इसका पैसा आप दे दो। तो जब तक वो क्लियरेंस नहीं देगा, जब तक वो हमें परमिशन नहीं देगा कि आप इसकी पेमेंट कर दो, हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपने तो अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा है लेकिन पासबुक तो नहीं बढ़ी। तो आपको क्या करना है कि उस बैलेंस को एक पर्टिकुलर सितंबर में वो बैलेंस मैच हो जाए, तो आप आके अपनी कैश बुक को वापस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन दोनों ट्रांजैक्शन में पहला निशान आपने सी पे लगाया है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपके जरिए हो रही है, इसकी जानकारी पहले आपको होगी, बैंक को तो बाद में होगी ना। पहले अगर मान लीजिए मैं चेक जमा करवाने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पहले आएगा या बैंक के पास आएगा कि हाँ जी आज मनोहर सर आ रहे हैं पैसे जमा करवाने के लिए, चेक जमा करवाने के? पहले किसको पता लगेगा? मुझे पहले पता लगेगा, बैंक को तो बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो जब आपको पहले पता लगेगा तो आप अपनी कैश बुक पे क्या रिएक्ट करेंगे ये समझ जाइए। बैंक रिकंसिलिएशन में और कुछ है ही नहीं, यही प्लस माइनस आपको पूरी बैंक रिकंसिलिएशन सिखा देगा, ठीक है। अगर आपने चेक इशू किया है दैट मीन्स आपने माइनस कर दिया कैश बुक को। अब ये माइनस है तो इसका मतलब इसको प्लस करना है आपने, और ठीक करने के लिए इसको वापस प्लस कर देना है सी को। चेक आप बैंक में जमा करवाते हैं, इसका मतलब आपने कैश बुक को प्लस कर दिया। पासबुक माइनस है तो ठीक करने के लिए इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अब बेटा तीसरी ट्रांजैक्शन जो हमारी आती है, तीसरी ट्रांजैक्शन जो हमारी है, ठीक है, वो है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउड किया है,
बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है बेटा। बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों देता है भाई? आपका डिपॉजिट पड़ा हुआ उनके पास, और बैंक क्या कर रहा है उस पर आपको, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का रेट मिलेगा, करंट अकाउंट है तो करंट का, आरडी अकाउंट है तो आरडी का, एफडी है तो एफडी का है। तो ज़्यादातर ये क्या होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं, ये करंट अकाउंट होते हैं। तो अगर इंटरेस्ट बैंक आपको अलाउड कर रहा है, इंटरेस्ट अगर बैंक आपको अलाउड कर रहा है, तो इसका इंटीमेशन या इसकी जानकारी या इसके बारे में पहले किसको पता लगेगा, आपको या बैंक को? बैंक को ही लगेगा। अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउड किया है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है आपके डिपॉजिट पे, तो वो क्या करेगा भाई, आपकी पासबुक को बढ़ाएगा डेफिनेटली। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो पासबुक का बैलेंस क्या होता है, और बैंक आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगा, माइनस हो जाएगा। बैंक आपसे एक्सपेंसेस चार्ज करेगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन बैंक जब आपको इंटरेस्ट अलाउड करता है तो आपकी पासबुक को वो क्या करता है, प्लस करता है। पासबुक तो प्लस हो गई, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, सपने ही नहीं आ रहे आपको तो अभी कि बैंक ने आपको ब्याज दिया। जब अपनी पासबुक में आप एंट्री करवाने जाते हो और पता लगता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है, तो आप क्या करोगे, अपनी कैश बुक को आके वापस क्या करोगे? बस आपको ये ध्यान रखना है, पहला निशान मैं कहाँ पे लगाऊं, सी पे लगाऊं या पी पे लगाऊं। दूसरा वो निशान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस और कुछ नहीं है, खेल ही है ये। अगर आपने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो इसका मतलब ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो इसको ठीक करने के लिए प्लस होगा। यहाँ माइनस लगा रखा है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। पहला निशान कौन लगाएगा, सी लगाएगा या पी लगाएगा? पी मतलब बैंक लगाएगा, सी मतलब हम लगाएंगे। तो भैया ट्रांजैक्शन अगर मेरे तरफ से हुई है तो मैं लगाऊंगा, और बैंक की तरफ से हुई है तो बैंक लगाएगा। ठीक है, अब बताइए यहां तक समझ में आ गया? ये इसके यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है, ये नोट करो आप। इसके बाद हम आगे 3 पॉइंट और बताते हैं। तो 4 पॉइंट है हमारा कि बैंक आपसे चार्ज ले रहा है। बैंक ने आपको कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब जब तक ये एटीएम नहीं होते थे ना, लोगों को बैंक से पैसा निकालने के लिए बैंक की लाइनों में लगना पड़ता था। अब बैंक ने क्या कर दिया, एनी टाइम मनी कर दिया, दैट मीन्स एटीएम कर दिया। कभी भी जाओ, रात को 2 बजे, 1 बजे, 5 बजे, कहीं पे भी जाओ, किसी भी, कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में आपके पास एटीएम है, यूज़ कीजिए और पैसा निकाल लीजिए। इसके बदले में बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बैंक चार्जेस। तो अगर बैंक आपसे बैंक चार्जेस चार्ज कर रहा है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कहा भैया देखो हम इतनी सारी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ तो हमारी सेवा करो। ठीक है, एटीएम लगवा रखा है आपके लिए, तो आप कुछ सेवा कीजिए, और इस सेवा के बदले में आपको कुछ पैसा आपके अकाउंट से क्या होता है, हर 6 महीने बाद, 5 साल में एक बार डिटेक्ट हो जाता है। ये कहलाता है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस का किसको पहले इंफॉर्मेशन पता लगेगी कि बैंक चार्ज ले रहा है? डेफिनेटली बैंक को पता लगेगी। तो बैंक यानी पासबुक क्या करेगा, वो चार्ज आपसे ले रहा है तो वो आपकी पासबुक को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब ये माइनस है लेकिन ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है। आपको कब पता लगता है, जब आप उसमें एंट्री करवाते हो अपनी पासबुक में। जैसे एंट्री करवाई, पता लगा बैंक ने चार्ज लिया, तो आप अपनी कैश बुक को वापस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया बैंक चार्जेस का। अब 5वां पॉइंट होता है, मान लीजिए बैंक ने आपका कोई, आपके कहने पर आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि भाई जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने आपके कहने पर कि भाई मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम, आजकल तो क्या है, लोग है ना अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, अपनी इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, इवन की
स्कूल की फीस, वो सब ऑटो डेबिट करवा देते हैं। ऑटो डेबिट का मतलब अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उससे क्या झंझट खत्म हो जाता है आपका, आपको सोच याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब जाएगा बैंक के पास। वो जो भी, जैसे मान लो अब बिजली का बिल आपका जा रहा है, तो एनडीपीएल वाले उनके पास नोटिस भेजेंगे, भाई आप इतना पेमेंट कर दो, इस महीने का बिल है, वो आपके अकाउंट से एलआईसी वाले इंश्योरेंस मांग लेंगे, ठीक है, तो वो सीधा डायरेक्ट बैंक से क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ती है, आप बैंक को परमिशन देते कि भाई ऐसा कर दो। तो बैंक ने अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया आपके कहने पे, ऑन योर बिहाफ, आपके कहने पर या आपके इंस्ट्रक्शंस के बेस पर, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट पहले किसको पता लगेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बैंक क्या करेगा, माइनस करेगा। तो बैंक यानी पासबुक माइनस हो गई है, पासबुक क्या हो गई, तो आपको अपनी कैश बुक तो प्लस कर रखी है, मैंने बोला ना ये माइनस आ गया तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस करके हम इसको ठीक कर देंगे। छठा पॉइंट क्या है, छठे पॉइंट में क्या होता है कि कोई बैंक आपकी, कोई बैंक के अंदर आपका कोई डायरेक्टली क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है आपके बैंक में, ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय अ कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक। छठा पॉइंट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय आ डेटर कह लो, कस्टमर कह लो, एक ही बात है, इसको कस्टमर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका कस्टमर है, जो आपका डेटर है, जिसने डायरेक्ट आपके खाते में पैसे जमा करवा दिए, क्यों जमा करवा दिए भाई, आजकल तो क्या है, लोग क्या करते हैं, पेटीएम के थ्रू आपके अकाउंट में डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, हाँ भाई पेमेंट हो गई, फिर बाद में वो स्क्रीनशॉट भेज देता है कि हाँ भाई देखिए सर ये हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा करवाएगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन का पहले किसको पता लगेगा, मुझे या बैंक को, क्योंकि बैंक के अकाउंट में आए तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में कोई जमा करवा रहे तो वो पासबुक को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आपने जब ये प्लस है तो ये तो माइनस होना ही है, और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक देखा होगा 6 के 6 पॉइंट में हमेशा मैं जो सर्कल बना रहा हूँ साइन के अंदर, वो सी पे बना रहा हूँ। आप कहोगे जी पी क्यों क्यों छोड़ दिया, पी को इसलिए छोड़ रहे हैं हम कि दो तरह के बैलेंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो राइट हैंड साइड आती है, और राइट हैंड साइड लेके चलते हो तो लेफ्ट हैंड आती है। तो यहाँ पे दो बैलेंस होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक होता है और बैलेंस एज पर पासबुक। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है बैलेंस एज पर कैश बुक की ट्रांजैक्शंस, कि बैलेंस अगर हमें कैश बुक का है तो पासबुक का बैलेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक का होगा तो हम साइन किसके चेंज करेंगे, पी के चेंज करेंगे, और बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम किसके साइन चेंज करेंगे, कैश बुक के। तो ये 6 पॉइंट के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, आप इनको नोट कीजिए। यह है सेकंड क्वेश्चन न्यू बुक का, और पुरानी बुक जो लास्ट ईयर वाली बुक है उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है एज ऑन। ये एक्चुअल में एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, इसलिए कहते हैं एज ऑन, इस तारीख का है ये, पर्टिकुलर प्लस आइटम और माइनस आइटम रुपीस में। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कह रहा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और क्या दे रखा है, पहला कह रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक आपने बनाई होगी तो कैश बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी को कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, फिर कह रहा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, फिर है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और लास्ट है बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। ये 4 ट्रांजेक्शन्स है।
तो सबसे पहला काम आपको ये पता करना है कि हमें बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है या पासबुक का। तो उसने कहा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप लिखेंगे सबसे पहले डेबिट, या बैलेंस ही लिख लीजिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो डेबिट लिख सकते हो, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, वो पॉजिटिव वाले कॉलम में लिखना है। डेट मीन्स हमें पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज इस पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब पहली ट्रांजेक्शन इसके बाद क्या दे रखी है, देखिए पहली ट्रांजेक्शन में लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन करें तो जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके लिए आप क्या करें, जैसे नंबर 1 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ सी और पी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सी फॉर कैश बुक, पी फॉर पासबुक। अब हमें ये देखना है वो ट्रांजैक्शन लिखी क्या है, तो वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस जो मैंने आपको लिखवाया, ये अगर एक सिमेट्रिकली हर बारी यही यूज करेंगे तो आपको वो टिप्स पे रहेगा। बार बार स्टेटमेंट चेंज करने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक ही चीज को आप बार बार लिख रहे हो तो वो इजी भी रहेगा, याद भी रहेगा। तो जब भी आपको ये पता लग जाए कि चेक आपने जमा करवाया है क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक ही स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट यट क्लियर, बट नॉट यट क्लियर। चेक बैंक में जमा करवा रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन का किसको पहले पता लगेगा, भाई हम जमा करवा रहे तो हमें ही तो पता लगेगा, है कि नहीं। तो हमें पता लगेगा तो हम अपनी कैश बुक पे उसका इफेक्ट क्या करेंगे कि हमने चेक जमा करवाया है, किसी ने हमें चेक दिया था, वो चेक उठा के हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को प्लस कर देंगे। जैसे ही आपको एक साइन पता लग जाता है तो फिर बस खेल है और कुछ नहीं है। जैसे ही आपको पता लगा कि हमने चेक जमा करवा दिया लेकिन पासबुक में क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक ये जमा है तो यहाँ माइनस होगा, और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस। तो कितने रुपए का चेक आपने जमा करवाया, ये 2,000 रुपीज का, तो 2,000 का आपको अमाउंट का लिखना है, माइनस वाले कॉलम में लिख देना है। तो ये रिकंसिलिएशन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुई है, देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है कि चेक इशूड। अब आपको पता लगा चेक इशू किया आपने। अगर चेक इशू करते हैं, कौन इशू कर रहा है, आप, मर्चेंट इशू कर रहा है, व्यापारी इशू कर रहा है ना, बिजनेस का मालिक इशू कर रहा है कि भाई अपने क्रेडिटर को उसने चेक से पेमेंट कर दी। अगर चेक इशू कर रहा है वो और प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इशू करने में क्या होगा, वो आपको पता लगेगा ना। पहले तो आप किसी को चेक इशू कर रहे हो तो ये तो आपको पहले पता लगेगा या बैंक को पहले पता लगेगा। और आप अपनी कैश बुक में इशू करने पे क्या होगा, क्या सोच रहे हो, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन कम नहीं हुआ पासबुक का बैलेंस, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। सेंटेंस आप चेंज मत कीजिए, आप लिखिए क्या, चेक्स इशूड बट नॉट yet presented for पेमेंट। नॉट yet यानी अभी तक, अभी तक का मतलब 31 मार्च तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे ही चेक आप इशू करते हो अपनी कैश बुक को माइनस करते हो, पासबुक माइनस नहीं हुई, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे हम, पासबुक कैश बुक में प्लस कर देंगे। कितने रुपए का चेक है ये, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन है बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो बैंक, या लिख लो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बेटा बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगा, बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगा तो क्या करेगा वो सी और पी में, बताओ।
सी को, अब पहले तो ये बताओ बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो किसको पहले पता लगेगा? तो बैंक वो क्या करेगा, आपकी पासबुक को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा है आपको। और कैश बुक माइनस है, ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। कितने रुपए का बैंक इंटरेस्ट है? 400, 400 रुपीज का बैंक इंटरेस्ट है। अब सारी ट्रांजैक्शन आपकी खत्म हो गई है, तो इसके अंदर आप टोटल करेंगे। अब ये टोटल करने पे कितना हो गया, 30,000, 33,400, और यहाँ पे कितना हो गया, 2,000। फिर लास्ट में यहाँ पे दोनों टोटल करना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा वही टोटल यहाँ लिख देंगे, यही टोटल आपको यहाँ पे भी लिखना है। लेकिन यहाँ तो केवल 2,000 है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 31,400 का। इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 34,400। और इसके लिए क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे बेटा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है बेटा, ये वो फिगर है, ये जो क्वेश्चन में नहीं थी ये हमने रखी है, ये कह के कि भाई इसको लिखूंगा तभी ये बैलेंस आपस में मैच करेंगे, तो इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। जो भी आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे कैश बुक के अंदर क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो, ठीक है, परचेज बुक के अंदर, ये सारी क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर होती है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई कितना। अब आप देखिए, जब बैलेंस कैश बुक का लेके चले थे तो प्लस वाले कॉलम में लिखा है, लेकिन पासबुक का बैलेंस किस में आया, माइनस में, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरी जगह वो, पासबुक मेरे पास नहीं होती, पासबुक का बैलेंस कौन मेंटेन करता है, उस पर लिखता कौन है, बैंक। तो मैं अगर डेबिट कर रहा हूँ तो बैंक भी डेबिट नहीं करेगा, बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है। और अगर मैंने क्रेडिट किया तो बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बैंक रिकंसिलिएशन की ये पहली क्लास है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए फिर और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। और प्लीज़ कोई कमेंट अगर आपको डालना है तो वो भी डालिए। थैंक यू।